गुजरात में चुनाव का बिगुल बजते ही इंडिया टीवी आपके लिए लेकर आया है गुजरात का सबसे पहला ओपिनियन पोल। हम आपको बताएंगे कि क्या गुजरात की जनता मोदी को हैट्रिक लगाने का मौका देगी या गुजरात में मोदी का पत्ता साफ हो जाएगा। गुजरात नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली का रास्ता तय करेगा या इस बार का गुजरात मोदी का सपना हमेशा के लिए तोड़ देगा। इंडिया टीवी और सी वोटर के ओपिनियन पोल से साफ हो जाएगा कि इस बार भी गुजरात में कांग्रेस का इंतजार खत्म होगा या नहीं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि अगर आज लोकसभा का चुनाव हो जाए तो फिर किसकी बनेगी सरकार, कौन है प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद। हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अलवी, बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी, नवभारत टाइम्स के संपादक रामकृपाल सिंह और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं यहां पर। और सबसे पहले गुजरात का एक सिनारियो देख लेते हैं, गुजरात की तस्वीर देख लेते हैं कि गुजरात के आंकड़े इस वक्त क्या कहते हैं। 182 सीटें हैं कुल गुजरात में। आप देख सकते हैं बीजेपी के पास इस वक्त सबसे ज्यादा सीटें। गुजरात की तस्वीर 182, बीजेपी के पास 114, 63 कांग्रेस के पास, जीपीपी के पास 2 और अन्य के खाते में 3 सीटें हैं। ये इंडिया टीवी और सी वोटर का ताजा सर्वे है। अगर ये सर्वे ताजा है तो ये सीटें जो आपको संख्या में दिख रही हैं ये मिल सकती हैं। बीजेपी को 114, कांग्रेस को 63, जीपीपी को 2 और अन्य के खाते में 3। यहां बात करना चाहेंगे रामकृपाल जी सबसे पहले आपसे कि ये जो सीन है, खैर इस मसले पर मैं आऊंगा आपके पास। मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनके पास पहले जाना चाहूंगा। मुख्तार अब्बास नकवी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आराम का मामला हो, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है? सी वोटर का सर्वे, इंडिया टीवी का सर्वे भी कह रहा है कि इस बार मोदी जी का ही सिक्का बुलंद रह सकता है, तो आप लोग बड़े आश्वस्त हों। देखिए, जो गुजरात है, गुजरात ने इन पिछले सालों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस 5 सालों में भी विकास की जो गाड़ी थी वो एक बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाई, लोगों में विश्वास का माहौल पैदा किया और गुजरात का सर पूरी दुनिया में, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में एक मजबूती के साथ उसका सर ऊंचा किया और देश को ये एहसास कराया कि गुजरात एक विकास के ऐसे रास्ते पे चल रहा है जिस रास्ते पर अगर देश भी चले तो निश्चित तौर से देश का भला होगा। कांग्रेस पार्टी जो हमेशा गुजरात में नकारात्मक राजनीति करती रही, गुजरात के विकास में रोड़े अटकाती रही, गुजरात को कहीं ना कहीं बदनाम करती रही और गुजरात में जो आम लोगों से जुड़ा हुआ सरोकार और विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा था, उस मुद्दे को किस तरह से खत्म किया जाए, किस तरह से लोगों के विकास पर बाधा पहुंचाई जाए, इसकी लगातार कोशिश कांग्रेस पार्टी और उसकी केंद्र सरकार करती रही। सीबीआई का दुरुपयोग, जिस तरह से पूरे दुनिया में और भारत में गुजरात की तस्वीर को कांग्रेस पार्टी ने पेश किया, वो निश्चित तौर से गुजरात के लोगों के लिए गुस्से का कारण बना रहा। बिल्कुल। राशिद अलवी साहब, यहां तो अगर ये आंकड़े ताजा देखें तो कांग्रेस की सरकार का सपना एक बार फिर टूटता हुआ दिखता है। इन आंकड़ों को देखकर मोदी साहब पूछ सकते हैं आपका क्या होगा? देखिए, आपने अगर कोई सर्वे कराया है तो मैं आपकी भी, आपके चैनल की और सर्वे की इज्जत करता हूँ, लेकिन ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि सर्वेस पे ना यकीन किया जा सकता है ना भरोसा किया जा सकता है। लेकिन आपके यहाँ बहस है तो बहस में मैं शामिल हूँ। मैं बिल्कुल इन सर्वेस पे यकीन नहीं करता हूँ। नहीं, लेकिन राशिद साहब, जनता से बातचीत करके, जनता का, वोटर का मन टटोल कर ये सर्वे होता है। देखिए, जो सर्वे होता है आपने कितने लोगों का किया होगा? 20,000, 50,000, 1 लाख, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। गुजरात की आबादी 6 करोड़ है। 1 लाख आदमियों की राय पे ये फैसला नहीं हो सकता कि 6 करोड़ लोग। चले 20,000 की संख्या पर भी अगर सर्वे किया तो 63 का आंकड़ा आप कहां ले जा सकते हैं? आपकी ये कोशिश है, मैं इस कोशिश पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन आपसे भी कहूंगा कि इस पे कोशिश जरूर है, लेकिन भरोसा करने की जरूरत नहीं है। नतीजा तो 20 तारीख को ही आने वाला है जी। भारतीय जनता पार्टी को अगर भरोसा होता तो वो विकास 24 घंटे नहीं चिल्लाती। बिल्कुल। एक ही नारा है कि हमने इतना विकास किया है कि देश को भी उसी तरफ जाना चाहिए, मध्य प्रदेश को नहीं जाना चाहिए उधर। जी,
चलिए राशिद वहाँ अल्वी पे, साहब, आपसे इस चर्चा को मैं यहीं से कर्नाटका आगे की सरकार बढ़ाऊंगा को नहीं जाना चाहिए उस तरफ। यहीं से आगे बढ़ाएंगे। रामकृपाल सिंह जी, हर बार जब भी गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस से बात की जाती है तो वो बड़ी आश्वस्त लगती है, इसका आधार क्या है? क्यों कांग्रेस को इतना भरोसा है जबकि आंकड़े सामने हैं? मुझे लगता है कि भरोसा इस बात का नहीं है कि कांग्रेस वहां आ जाएगी, भरोसा इस बात का है कि उनको शायद, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेसी भी अंदर ही अंदर ये मानते हैं कि मोदी को तीसरी बार भी रोक पाना मुश्किल है। और जिस तरह के भी आपने जो आपका जो ये ओपिनियन पोल है, मैं समझता हूँ कि जिससे भी बात हो, चाहे आप वोटर से बात कर लें या आम हम लोग उठते बैठते पत्रकारों के बीच में या कहीं भी, तो हर जगह यही होता है कि इस तरह का गुजरात से कोई ऐसा रीजन नहीं मिल रहा है जिसमें कि मोदी के खिलाफ कोई वहाँ पे बहुत एंटी इनकम्पेंसी या इस तरह की चीज़ दिखाई दे रही हो। ये सब मानते हैं गुजरात में ऐसा कुछ नहीं है। कोई मिरेकल हो जाए अभी आने वाले समय में, 1-2 महीने बाकी हैं जो भी है, तो एक अलग की चीज़ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। और एक है कि मोदी तो गुजरात में रिपीट करेंगे। ये सीटों का अंतर कितना होगा कितना नहीं होगा इस बारे में तो हो सकता है बहस हो सकती है, लेकिन कुल मिला के लगता तो यही है कि मोदी इज गोइंग टू कम बैक। जी अरविंद मोहन जी, ये जो हमारा सर्वे है इसके आधार बनाते हुए क्या कह सकते हैं? क्या हैट्रिक बन रही नरेंद्र मोदी की इस बार? देखिए, एक तो अभी चुनाव डिक्लेयर होने के पहले ये सर्वे हुआ है, और अगर आंकड़ों को ही गौर से आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि बीजेपी की सीटें 6-7 कम हो रही हैं जो प्रेजेंट विधानसभा है उससे। और वोट परसेंटेज जो मैंने एक झलक भर देखी सिर्फ इस पे, उसके हिसाब से करीब 3% वोट कम हो रहा है। 47%? 3% जो पिछले चुनाव का वोट है उससे करीब 3%, 2.5% वोट कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पुरानी स्थिति से गिरावट है। यानी आप 47% से भी 2-3% कम मान रहे हैं? पिछली दफे 49 के भी ऊपर था। हाँ। अभी से अगर 47 आ रहा है तो 2% गिरा है पहले से। तो इसका मतलब ये है एक तो यही कि मोदी की पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं थोड़ी डेंट हुई है। हो सकता है चुनाव तक चीजें थोड़ी उलट पलट और हों, दूसरे डायरेक्शन में जाएं या उनके फेवर में चढ़ें। लेकिन अगर पिछले दफे से मोदी एक भी सीट कम होते हैं तो जो असली उनका एम्बिशन है कि गुजरात के बाद फिर नेशनल पॉलिटिक्स में आना, उसको धक्का लगेगा। वो माधव सिंह सोलंकी के 148-49 सीटों वाला जो आंकड़ा है वो उसको पार करके चाहते हैं कि उनका क्लेम एकदम धमाके से ऊपर आए और फिर बीजेपी के अंदर उनको अपनी लीडरशिप मनवाने में कोई दिक्कत जी। नकवी साहब आपसे जानना चाहूंगा, अगर पिछली बार के 49 के मुकाबले में अगर 2-3% की गिरावट इस बार दर्ज की जा रही है, यानी कि कुछ सीटें खाते से जा रही हैं, ये कितना बड़ा नुकसान आप मानते हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये 2-3% जो है वो बहुत बड़ा प्रतिशत होता है। अगर आप इन प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो कभी कभी कुछ पार्टियां प्रतिशत के आधार पर वोट बहुत पा जाती हैं और सीटों के आधार पर कम पाती हैं। इसलिए मैं 2-3% और 1% के आधार पर अभी इस समय आज की परिस्थितियों में बात करने को तैयार नहीं हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, मल्टी कॉर्नर में तो ये होता है, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही, जो सीटें पहले थी हमारी उससे ज़्यादा सीटें आएंगी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक वहाँ पर माहौल भी है, लोगों का विश्वास भी है। कांग्रेस पार्टी पिछले अगर 5 सालों की बात देखें तो नकारात्मक पॉलिटिक्स करती रही, मोदी बैशिंग करती रही, बीजेपी बैशिंग करती रही, गुजरात बैशिंग करती रही। और केंद्र की जो सरकार थी, उस केंद्र की सरकार ने गुजरात के विकास में हर समय और हर पल रोड़े अटकाए। गुजरात का विकास किस तरह से बाधित हो और किस तरह से गुजरात के विकास की गाड़ी पर स्पीड ब्रेकर लगाया जा सके, इसकी कोशिशें होती रही। और उसके बावजूद भी, इन विपरीत परिस्थितियों में भी, गुजरात जो है वो दुनिया में विकास का एक मॉडल स्टेट बना। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज है। और इस दृष्टि से गुजरात के लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व एक बहुत ही विजिबल अल्टरनेटिव है। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की डींगबाजी, एक देहाती कहावत है, ये डींगबाजी। इसी पे राशिद अल्वी साहब, जिसको मुख्तार अब्बास नकवी साहब डींगबाजी कह रहे हैं, आपको लगता है कि जनता तक अपना मैसेज पहुंचाने में कांग्रेस हमेशा नाकाम रही है गुजरात में? आपको लगता है राजकोट में सिर्फ सोनिया जी भाषण दे देंगी उससे हो जाएगा काम? देखिए, मैं एक बात कहूंगा आपसे, बहस जब की जाए तो किसी सब्सटेंस पे की जाए।
पिछले चुनाव के अंदर करीब करीब, मुझे एग्जैक्ट सीट्स नहीं मालूम, लेकिन 40 सीटों के आसपास ऐसी थी जो 1000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। और अगर आपका, ये तो आप ही के ओपिनियन पोल पर हम बहस कर रहे हैं, तो अगर आपका ओपिनियन पोल ये कहता है कि 3% कम परसेंटेज वोट पड़ेगा, तो इसका अंदाजा आप कर सकते हैं कि नतीजा क्या निकलेगा। इसमें कोई बहस की जरूरत नहीं है। कल को क्या होगा वो तो सही नतीजा आएगा, तब एक बार फिर हम बैठेंगे। लेकिन आज तो आपके ओपिनियन पोल पर हो रहा है। चलिए, इस पर राशिद साहब हम चर्चा जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, हम चर्चा जारी रखेंगे। और गुजरात विधानसभा के पिछले चुनाव में केशुभाई पटेल बीजेपी के साथ थे, लेकिन इस बार वो पार्टी से अलग हो चुके हैं। क्या केशुभाई पटेल की वजह से मोदी को कोई नुकसान होगा? इस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। आज अगर चुनाव हो तो किसकी बनेगी सरकार, इस पर भी हम आएंगे। अभी हमने गुजरात के आंकड़े दिखाए और उस पर हम बात कर रहे हैं। पिछले दिनों बीजेपी से केशुभाई पटेल अलग हो गए, उन्होंने अलग पार्टी बना ली। अब यहां पर अभी तक राशिद अलवी साहब, आपसे मेरा सवाल है कि देखने को ये आया है, पिछले दिनों भी हम गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता साहब से बात कर रहे थे, अर्जुन मोढवाडिया साहब से बात हुई। आप लोगों को उम्मीद ज्यादा ये कि केशुभाई अलग हो गए, बीजेपी में फूट हो गई, तो इसका फायदा आपको मिल जाएगा। कितना फायदा उठा लेंगे आप इसका? देखिए, हमने ये बिल्कुल नहीं कहा, ये तो आप हमसे कह रहे हैं। हम तो जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, कांग्रेस का जो प्रोग्राम है, कांग्रेस का जो कुछ हमने किया है, उसकी बुनियाद पे हम चुनाव लड़ते। हम इस बुनियाद पे चुनाव नहीं लड़ते कि आप पार्टी के अंदर अगर 2 टुकड़े हो गए तो इसका फायदा या नुकसान हमें मिलेगा। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना। तो फिर जैसे मोदी यात्रा निकाल रहे हैं, आपकी तरफ से कोई जागरूकता यात्रा क्यों नहीं निकलती वहां? मैं देखिए, यात्राएं निकालना भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। हमेशा एक रथ यात्रा का मकसद पूरा नहीं होता है, दूसरी रथ यात्रा निकालनी शुरू कर देते हैं। हाँ। दूसरी रथ यात्रा की कामयाबी नहीं मिलती, तीसरी रथ यात्रा निकल पड़ती है। और आपने देखा होगा कि कभी कभी उनकी रथ जो जिस पे निकलते हैं वो कहीं ऐसी जगह फंस जाती है कि कोशिश के बावजूद निकल भी नहीं पाती है। तो रथ यात्राओं से चुनाव नहीं जीते जाते जी। चुनाव जीते जाते हैं प्रोग्राम से, चुनाव जीते जाते हैं विश्वास से जी। चुनाव जीते जाते हैं आपने अगर हाँ, मुख्तार साहब, मैं यही सोच रहा था, आप बहुत देर से बोल क्यों नहीं रहे कुछ? मुख्तार साहब, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं राशिद साहब से और कांग्रेस पार्टी से एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम के आधार पर और अपनी सरकार के काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। अब देश में तो जो किया है उसके बारे में अभी चर्चा बाद में कर लेंगे अगर आप चाहेंगे तो। बिल्कुल। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी गुजरात के लोगों को ये बता सके कि उसने इन 8 सालों में गुजरात के विकास के लिए, गुजरात की तरक्की के लिए, गुजरात को प्रगति की मुख्य धारा में और प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए इन 5 काम क्या किया 8 साल में? 5 काम पूछ लेते हैं, तुरंत पूछ लेते हैं राशिद अलवी साहब। 5 काम कि भाई ये सकारात्मक वोट मांग रहे हैं। अगर इनके लिए जो है वो केंद्र की सरकार आदर्श सरकार है और गुजरात की सरकार निकम्मी सरकार है, तो देश के लोगों को और गुजरात के लोगों को तय करना होगा ना कि केंद्र की भ्रष्टाचार के और घोटालों में डूबी हुई सरकार आदर्श है या विकास और सुशासन के रास्ते पे चल रही गुजरात की सरकार आदर्श है। जी राशिद अलवी साहब, 5 काम गिना दीजिए। देखिए, बड़ा अजीब सवाल है, बड़ा अजीब सवाल है। मैं तो 10 काम गिना दूंगा जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए हैं। पिछले 8 साल के अंदर कागज कलम लेके बैठना पड़ेगा, चाहे आरटीआई की हो, चाहे मैं कागज कलम है मेरे पास, आप गिनाइए, मैं लिख रहा हूँ। गरीब आदमी को नरेगा की बात हो, गिनाइए, मुख्तार साहब लिख रहे हैं। नरेगा की बात हो, किसान को, हाँ लिखते रहिए, लिखिए। किसान का 70,000 करोड़ रुपया हमने माफ किया। आप ये पूछते ही रह गए कि ये रुपया कहां से आएगा। हमने आरटीआई का कानून पास किया, हमने इस देश के अंदर नरेगा गुजरात के लिए क्या किया, दुनिया के लिए सब किया, बताइए ना। आपके बारे में हमसे गुजरात के लिए आपने क्या किया महाराज? के अंदर सीबीआई के इस्तेमाल के अलावा बताइए आप क्या किया? सरकार आपकी है, सरकार आपकी है। विकास हमसे पूछेंगे कि गुजरात के अंदर क्या किया। हमने आप केंद्र में किसकी सरकार है? अटल जी की सरकार ने आपको दिया था, जितना पैसा अटल जी की सरकार वापस ले लिया, को दिया था,
उससे दुगना पैसा उसको हमारी वापस सरकार ले लिया। ने गुजरात को दिया है, उससे ज्यादा पैसा हमने गुजरात को दिया है। आपने केंद्रीय योजनाओं में कटौती की कि उस पैसे का इस्तेमाल आप अभी कैसे करते हैं? उस रिसेंट उदाहरण है, आपके मानव संसाधन विकास मंत्री कहते हैं कि हम जो है वो आईटी के सेक्टर के लिए जो है वो पैसे दे रहे हैं, उसके बाद कहते हैं हमें लेने को तैयार नहीं है कोई। अरे भैया, आप पैसे दोगे और कोई स्टेट लेने को तैयार नहीं है। आप दिल्ली में बैठ करके बयान दोगे और कहोगे कि हम उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे और जो केंद्र की योजना है उसको वहां लागू नहीं होने देंगे। तो जिस तरह से रोड़ा अटकाने का काम, गुजरात के विकास को किस तरह से रोका जा सके उसका काम, गुजरात में सौतेला व्यवहार करने का काम और सीबीआई के दुरुपयोग का काम, ये 5-6 काम जरूर हमें याद है। लेकिन कांग्रेस पार्टी 5 काम इन 8 साढ़े 8 सालों में गुजरात के लिए क्या किया नहीं बता सकती। जी अरविंद मोहन जी, यहाँ ये जो चर्चा चल रही है ये मुझे लग रहा है थोड़ी सी भटक रही है। राशिद अल्वी साहब से पूछा गया था कि गुजरात मामला है। जी अरविंद मोहन जी, आप इन दोनों की बहस से क्या नतीजा निकाले? राशिद अल्वी साहब का जो यकीन है और जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब के पास आंकड़े हैं। देखिए, जो आंकड़े असल में क्या है, अभी जैसे गुजरात का चुनाव होता है वो गुजरात का रहता नहीं है, उसमें देश विदेश सब शामिल हो जाता है। तो चुनाव होने वाले हैं, इसको लेके अर्थशास्त्रियों की एक पूरी टीम सक्रिय हो गई है और जगह जगह सबके यहाँ वो मेल पे आंकड़े आ रहे हैं, वो बुकलेट छप रहे हैं, वो पर्चे बांटे जा रहे हैं। उनमें ये क्लेम बहुत साफ ढंग से किया गया है और कई मायनों में वो क्लेम सही है कि गुजरात मोदी के आने के पहले भी एक विकसित राज्य था। और जिस इंदिरा ये जो नर्मदा नहर, नर्मदा के पानी की बात वो कर रहे हैं कि ले आए हैं, विकसित राज्य था रामकृपाल जी। लेकिन मोदी तो अभी पिछले दिनों कह रहे थे कि मैं 10 साल से कांग्रेस के गड्ढे ही भर रहा हूं, अब जो अपना सपना है उसको पूरा करने का वक्त तो अब आया है। देखिए, ये राजनीतिज्ञों के बयान अपनी जगह होते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस बीजेपी की बुराई करेगी, बीजेपी कांग्रेस की करेगी। हकीकत ये है कि ये बात आप निर्विवाद समझ लीजिए कि पूरे देश के कारपोरेट जगत ने जिस तरह से मोदी को हमेशा उसकी तारीफ की है, इवन आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के दर्डा साहब तक ने मोदी की मुक्तकंठ से प्रशंसा की जी। तो कहीं न कहीं ये चीज़ है, ये माहौल बना हुआ है कि मोदी ने चाहे जितना विकास गुजरात का हुआ रहा हो, उसके बाद से जो भी मोदी ने गुजरात के लिए नहीं, लेकिन रामकुमार जी मैं थोड़ा टोकूंगा आपको, अवधता ये कर रहा हूँ कि हंगर इंडेक्स हो, लड़कियों के स्वास्थ्य का मामला हो, औरतों के स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, इन सब में गुजरात का नंबर पहले से नीचे आया है। इन 10 सालों में गुजरात का नंबर जो मोदी के शासन बनने के समय था, थोड़ा राशिद अल्वी साहब थोड़ा इस बात को सुनकर खुश हो गए आया है। और उसको मोदी ये मानते हैं कि गुजरात की महिलाएं दूध पीने से बचती हैं, क्योंकि चलिए ये इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही ये तो बात रही गुजरात की, हम ओवरऑल भी बात करेंगे कि अगर आज चुनाव होते हैं तो कौन बन सकता है प्रधानमंत्री, किस पार्टी को फायदा हो सकता है। तमाम चर्चा अभी बाकी, एक छोटे से ब्रेक के बाद।